मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी, एक तलाकशुदा लड़की। पता नहीं ऐसा सिर्फ मुझको लगता है या सच है कि सुबह के वक्त घड़ी के कांटे कुछ ज्यादा ही तेज भागते हैं। वो सुबह भी वैसी ही भागम भाग वाली थी। किचन में अपने और अपने 5 साल के बेटे अक्षय के लिए टिफिन तैयार करते हुए मैं बार बार घड़ी देख रही थी। मम्मी, मेरी इंग्लिश राइटिंग वाली बुक। अक्षय ने आवाज दी तो मैंने किचन से झांकते हुए कहा, कल होमवर्क सोफे पे किया था ना, वहीं होंगी। और कितनी बार कहा तुमसे कि रात को बैग पैक कर लिया करो। मैंने कहा ही था कि मोबाइल बच गया। मैंने हड़बड़ी में फोन को कंधे से दबाकर बात की। हेलो मम्मी। जी। अच्छा सुनिए, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पहुंच के करती हूँ। हाँ, आपके पोते ने कर लिया नाश्ता। हाँ भाई हाँ, बादाम भी खिला दिए। अब मैं रखती हूँ वरना आज फिर लेट हो जाऊंगी। ओके बाय। अक्षय को नाश्ता देकर मैं आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। मैंने जूड़ा खोलकर जल्दी जल्दी बाल सुलझाने शुरू कर दिए। मेरी नजर आंखों के नीचे उभर आए काले घेरों पर पड़ी। वो जैसे सारी रातें जो मैंने जग कर काटी थीं, उन्हीं आंखों के नीचे जम गई थीं। मैं अपनी बोझिल आंखें और थके हुए चेहरे को गौर से देखने लगी। उनमें और कुछ हो ना हो, आत्मविश्वास था। स्कूटी की रफ्तार उस दिन भी काफी धीरे थी, फिर भी अक्षय ने मुझे कस के पकड़ा हुआ था। मैं गुलाबी हेलमेट लगाए स्कूटी को आहिस्ता आहिस्ता किसी नौसिखिए की तरह ट्रैफिक से निकाल रही थी। नौसिखिया तो थी ही मैं, अभी स्कूटी पर मेरा हाथ पूरी तरह सेट थोड़े हुआ था। 2 ही महीने तो हुए थे जब मैंने कार बेच दी थी। स्कूटी में काम चल जाता था, कार की कोई खास जरूरत थी नहीं। वैसे भी जब जिंदगी के रास्ते अकेले तय करने होते हैं तो सफर में ज्यादा एहतियात रखना पड़ता है। 4 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ था। तब से अक्षय की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। अब हर काम मेरे अकेले जिम्मे था। सोसाइटी की मीटिंग से लेकर बैंक के छोटे मोटे काम तक और राशन की लिस्ट बनाने से लेकर अक्षय की पेरेंट टीचर मीटिंग तक सब अकेले अकेले करते हुए मैंने खुद को ऐसे मसरूफ कर लिया था कि यादों का बोझ अब कम लगने लगा था। हाँ, ये और बात है कि अक्षय के मासूम सवालों का जवाब देना अब भी उतना ही मुश्किल होता था जितना पहले। शाम को दूसरे बच्चों को अपने पापा के साथ पार्क में खेलते हुए देखकर उसकी आंखों में उतर आई उदासी मैं पढ़ लेती थी। कहाँ रह गई थी? अश्विन सर 2 बार पूछ चुके तुझे। ऑफिस पहुंची तो मेरी कलीग नेहा ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैंने बैग अपनी डेस्क पर रखकर गहरी सांस ली और बॉस के कैबिन की तरफ चल दी। मैं जानती थी कि आज उनके गुस्से के सामने मेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं कम इन सर? मैंने दरवाजे से झांकते हुए कहा तो अश्विनी सर ने अपने फ्रेमलेस चश्मे के पीछे से झांकते हुए कहा, यस कम इन, बैठो। उन्होंने एक फाइल किनारे रखते हुए पूछा, डील के पेपर्स तैयार हैं? आज शाम को क्लाइंट विजिट है, आई होप वी आर रेडी। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, अब यस सर, पेपर्स रेडी हैं, एक बार दिखा लूंगी मैं आपको। ओके ग्रेट, उन्होंने कहा। फिर घड़ी देखते हुए बोले, सो यू हैव कम लेट टुडे। मेरी धड़कनें बढ़ गई। मैंने कहा, सर वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि। वो मेरी बात काटते हुए बोले, नो इट्स ओके, मुझे गौरव ने बताया तुम कल देर रात तक ऑफिस में थी। इट्स फाइन, बस टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। हाँ, बीमार मत पड़ जाना। दिस मंथ इज क्रूशल फॉर अस। देर रात तक? मैंने मन में सोचा, मैं तो शाम को ही निकल गई थी। मैंने फिर भी अपने हाव भाव संभालते हुए अश्विनी सर को थैंक्स कहा और कैबिन से बाहर आकर गहरी सांस लेने लगी। थैंक्स नहीं बोलोगे? एक जानी पहचानी आवाज से मैं चौंक गई। देखा तो गौरव सर मेरे सामने खड़े थे। गौरव सर मेरे सीनियर थे। मैं उनको रिपोर्ट करती थी और वो अश्विनी सर को। गौरव संजीदा, फोकस्ड और काम को लेकर काफी प्रोफेशनल थे। अक्सर कई प्रोजेक्ट्स में वो मेरी मदद करते थे। कई बार बॉस से ज्यादा दोस्त होने की कोशिश करते थे। वो जानते थे कि मैं डिवोर्स्ड हूं, सिंगल हूं। पहले मुझे लगता था कि उनकी मदद शायद हमदर्दी है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उनके मन में मेरे लिए कुछ और भी था। हालांकि वो जितना मेरे करीब आने की कोशिश करते थे, मैं उतना ही उनसे दूर दूर रहती थी। पर आज उन्होंने जो किया था उसके लिए शुक्रिया तो कहना ही था। थैंक्स सर, मैंने कहा तो वो बोले, इट्स ओके, आई नो तुम अक्षय को स्कूल ड्रॉप करने के चक्कर में लेट हो गई होगी। मैंने इशारे में हामी भरी तो बोले, कैसा अक्षय?
वो शायद बात आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ही इज फाइन कहते हुए अपनी कुर्सी खींची और काम करने बैठ गई। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर उभर रही उनकी परछाई को देख रही थी। वो कुछ देर खड़े रहे और फिर वापस लौट गए। तलाकशुदा लड़की को दुनिया एक अलग नजर से देखती है। हर नजर या तो उसके बीत चुके रिश्ते को नापती तौलती है या फिर उसके अगले रिश्ते की संभावना को। जमाना क्या, मेरी माँ की भी सबसे बड़ी फिक्र यही थी। हर कॉल पे 4 रिश्ते बताती थी और हर बार कहती थी, बेटा जिंदगी अकेले नहीं कटेगी। हालांकि गौरव अच्छे थे, नेक थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझ में अब हिम्मत नहीं थी। शायद अब मैं भूल गई थी कि किसी पर भरोसा कैसे किया जाता है। कई बार हम अकेले होकर भी अकेले नहीं होते और अक्सर किसी के साथ होकर भी अकेले होते हैं। यह अकेलापन बहुत खलता है, मुझे इसका तजुर्बा था और शायद यही डर था कि मैं जिंदगी में अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जो मुझे और अकेला कर दे। लेकिन हमेशा वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। एक रात जब बारिश पूरे जोर पर थी, वक्त यही कोई 2-2:30 बजे का रहा होगा। अक्षय को उल्टियां शुरू हो गईं। माथे को हाथ लगाया तो तेज तप रहा था। मेरे हाथ पैर फूल गए। 2-1 डॉक्टर्स को फोन लगाया, लेकिन बारिश में कोई भी आने को तैयार नहीं था। अक्षय की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने अपनी कलीग नेहा को कॉल लगाया तो वो बोली, तू घबरा मत, मैं पहुंच रही हूं, कहकर उसने फोन रख दिया। बारिश और तेज होती जा रही थी। उस रोज अकेलेपन के असली दर्द को मैंने बहुत करीब से समझा था। मेरी आंखों में आंसू थे और गोद में अक्षय। बहुत बेबस महसूस कर रही थी। कुछ ही वक्त गुजरा था कि दरवाजे पर घंटी बजी। नेहा आ गई थी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर गौरव सर थे। कैसे अक्षय, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं, कहते हुए वो घर में दाखिल हो गए। हैरान सी दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। तेज बारिश में कार को अस्पताल की तरफ दौड़ाते हुए उन्होंने बताया कि नेहा ने उनको फोन किया था। वो मुझे हिम्मत से काम लेने को कह रहे थे। डोंट वरी, बस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अक्षय का सर मेरी गोद में था। इसके अलावा मुझे न कुछ दिखाई दे रहा था, न कुछ सुनाई दे रहा था। अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में अक्षय का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ग्लूकोज और कुछ इंजेक्शन के बाद अब उसकी तबीयत बेहतर थी। वो सो रहा था और उसके ठीक बगल में रखे स्टूल पर गौरव बैठे थे। उस पूरी रात वो यूं ही बैठे रहे थे। दूसरे दिन जब हम अक्षय को घर ले आए तो गौरव सर हमें ड्रॉप करके वापस जाने लगे। बोले, अभी तो मैं जा रहा हूं, ऑफिस की फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बताना। हाँ? मैंने उनकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? वो सकपका गए, फिर कुछ सोचकर बोले, पता नहीं, शायद इसलिए कि आई केयर फॉर यू, पर हो सकता है जो तुम सोच रही हो वही वजह हो। हाथों की लकीरों में क्या लिखा है कौन जानता है। सी यू। गौरव सर की गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली जा रही थी और मैं आंखों में आंसू लिए अपने हाथों की उन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को देख रही थी जिनमें कोई नाम नहीं बन रहा था। मां घर आ गई थी। अपने लाडले अक्षय को अब सही सलामत देखकर उनकी फिक्र कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन मैं मां के सवालों में गौरव सर को बार बार महसूस कर रही थी। वो ना होते तो क्या होता? ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं आजकल। मैं उनके इशारे समझ रही थी। ऑफिस में नेहा भी बार बार घुमा फिरा कर एक ही बात कर रही थी। हर बात में किसी न किसी तरह गौरव सर का जिक्र आ रहा था। सबको जल्दी थी एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने की जिससे मैं दूर भागने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं चाहिए था किसी का साथ। एक अकेली लड़की भी तो पूरी होती है, किसी का साथ जरूरी क्यों था? उस रोज गौरव सर ऑफिस नहीं आए थे। उनकी खाली कुर्सी की तरफ जितनी बार मेरी नजर जाती, मेरा मन कई तरह के सवालों से घिर जाता। इन सभी सवालों के बीच मेरे लिए खुशी की खबर यह थी कि मेरा प्रमोशन कंफर्म हो गया था। लंबे वक्त के बाद ही सही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी।
जैसे गहरे बादलों के बीच रोशनी की हल्की सी कोई लकीर झिलमिलाती है। दफ्तर में सभी लोग मुबारकबाद दे रहे थे, कोई पार्टी मांग रहा था, कोई मुंह मीठा करवाने को कह रहा था, लेकिन इस सब के बीच नेहा के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। उसने अधूरे मन से मुझे मुबारकबाद दी और फिर काम में उलझ गई। क्या हुआ नेहा, परेशान लग रही हो? मैंने पूछा तो वो बाल ठीक करते हुए बोली, अब नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लग तो नहीं रहा। वैसे तुम्हें भी कंग्रेचुलेशंस, पुणे वाली कॉन्फ्रेंस के लिए अश्विनी सर तुमको भेज रहे हैं ना? मैंने कहा तो कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां रुक गईं। बोली, कहाँ यार, कैंसिल हो गया मेरा, विनय जा रहा है। क्यों? मैंने पूछा तो वो बोली, गौरव सर ने कहा मेल एम्प्लॉय को भेजना ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझे बड़ा अजीब, बड़ा बुरा लगा ये सुनकर। गौरव सर ने अश्विनी सर से कहकर नेहा की ट्रिप कैंसिल कर दी थी। उनका कहना था कि नए शहर में मेल एम्प्लॉय को भेजना सेफ रहेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी वो आउटडोर काम मेल एम्प्लॉयज को ही असाइन करते थे। नेहा के लिए मुझे बुरा लग रहा था। खैर, शाम को ऑफिस के बाद मैं घर पहुंची, स्कूटी स्टैंड पर लगाई और डोरबेल बजाकर इंतजार करने लगी। मैं मम्मी और अक्षय के लिए केक भी लाई थी। उन्हें प्रमोशन की खुशखबरी सुनाने की बेसब्री में मैंने कई बार घंटी बजा दी। दरवाजा खुला तो मैं हैरान रह गई। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, गौरव सर थे। सर आप यहां? मैंने लगभग लड़खड़ाते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर बोले, हाँ वो अक्षय को देखने आया था, पता चला कि तुम नहीं हो तो ऑफिस ही आ रहा था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने रोक लिया। कहकर वो दरवाजे से एकदम सट गए और मैं अंदर आ गई। माँ भी ड्राइंग रूम में थी और अक्षय भी। मैंने माँ को एक गुस्से वाला लुक दिया और दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब मैं लौट कर आई तो देखा कि अक्षय गौरव सर के साथ खेल रहा था। वो शायद उसको घड़ी में वक्त देखना सिखा रहे थे, और ये छोटी वाली 3 पर और बड़ी वाली 2 पर तो हो गए 3:10। दोनों बार बार ऐसे खिलखिला रहे थे कि कमरे में खुशी महक रही थी। अक्षय के चेहरे पर वैसी खुशी, उसकी आंखों में वैसा रंग मैंने अरसे से नहीं देखा था। एक किनारे बैठी माँ भी मुस्कुरा रही थी। गौरव सर के जाने के बाद देर शाम जब मैं किचन में थी तो माँ वहां आ गई। बोली, लड़का तो अच्छा है, नेक है, आखिर दिक्कत क्या है तुझको? अपने नहीं तो कम से कम अक्षय के बारे में सोच। माँ ने बताया, गौरव सर ने माँ से मेरा हाथ मांग लिया था। माँ ने जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं हाँ कर दूं। माँ की बात गलत नहीं थी, लेकिन पता नहीं वो क्या था जो मुझे उस रिश्ते की दहलीज पर कदम रखने से बार बार रोक रहा था। मेरे आसपास की खामोशी मुझसे कई सवाल कर रही थी, कुछ आशंकाएं भी थीं, कुछ संभावनाएं भी थीं, कुछ था जो मुझे दूसरी तरफ खींच रहा था। लेकिन इस सब के बीच मुझे अक्षय का वो चेहरा भी याद था जिस पर एक जमाने के बाद वो खुशी का रंग देखा था। मैं हमेशा से मानती हूं कि हमारे फैसले हम नहीं, हमारे हालात लेते हैं। एक बार फिर वही हुआ। उस रात मैं सोई नहीं। सुबह मैं अपनी खिड़की से दूर तक फैले आसमान को देख रही थी, जहां खत्म होता हुआ रात का अंधेरा आने वाली सुबह से मिल रहा था। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जिंदगी बदल गई थी उस दिन। माँ को इस तरह चहकते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑफिस के कुछ खास लोग जिनको इस बात का पता चला, वो फोन पर मुबारकबाद देते नहीं थक रहे थे। कुछ रिश्तेदारों का भी कॉल आया। बोले, आखिर कब तक अकेली रहती तुम, अच्छा हुआ तुमको सहारा मिल गया। सहारा, यही तो वजह थी जिसके चलते मैं अब तक इस फैसले से पीछे हट रही थी। मैं जानती थी कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां तलाकशुदा लड़कियों के बारे में यही सोच है। उनके लिए साथ नहीं, सहारा ढूंढा जाता है। जिंदगी बदली तो नहीं थी, लेकिन बदलते बदलते बदल रही थी। मैं अपने अंदर भी एक खुशनुमा बदलाव महसूस कर रही थी। सड़क के किनारे सजी हुई फूलों की दुकान से मस्ती करते हुए लौट रहे बच्चे, आसमान में उड़ते हुए परिंदे, सब अच्छे लगने लगे थे। एक शाम मैं और गौरव दफ्तर के पास वाले कॉफी हाउस पहुंचे।
आमने सामने टेबल पर बैठे हम लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। गौरव ने मेरी तरफ एक चाबी बढ़ाई। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा तो बोले, मेरी कार की चाबी, आज से तुम चलाओगी। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? तो बोले, मैं तो पास ही रहता हूँ, ऑटो से आ जाऊंगा। मैंने फिर मना किया तो उन्होंने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम स्कूटी में आती हो, कैसे कैसे लोग तुम्हें अजीब नजरों से देखते होंगे। हाँ, पहले की बात और थी, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, ले लो प्लीज। मुझे गौरव से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी ये हमेशा के लिए थोड़ी है, शादी के बाद तुमको ऑफिस में यूं पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी जीना, अक्षय का ख्याल रखना, बाकी सारी जिम्मेदारियां मेरी। मेरी आंखों के किनारों में नमी उतर आई। उसे एक पल में जैसे पूरा समाज सिमट कर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था, गौरव की शक्ल में। मैंने कांपते हुए होंठों से जब गौरव से कहा कि मैं शादी के बाद भी काम करना चाहती हूं, तो वो मुझे बाहर के खराब माहौल से लेकर ऑफिस के लोगों का कैरेक्टर बताने लगे। मैं गौरव को एक टक देख रही थी। वो मुझे जो देने वाला था उसके बदले में मेरा सब कुछ मांग रहा था। गौरव कोई नई बात नहीं कह रहा था। तलाकशुदा औरतों के बारे में समाज इससे अलग नहीं सोचता। गौरव को भी शायद लगा था कि ये शादी करके वो मुझ पर एहसान कर रहा है, इसलिए वो जो भी कहेगा मैं मान लूंगी। मैंने चाबी वापस गौरव की तरफ खिसका दी। उठते हुए कहा, मैं जा रही हूं। वो हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हुआ? मैं समझा नहीं। मैंने झिलमिलाती हुई आंखों से कहा, जरूरी नहीं हम सब कुछ समझ जाएं। आप वो हैं जो मैं नहीं समझ पाई, और मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे थे। मुझे साथ चाहिए था, सहारा नहीं। गौरव, मैं शादी नहीं कर सकती। वो कुर्सी से उठ गया। मैं वापसी के कदम बढ़ा चुकी थी। न मैंने पलट कर देखा और न गौरव ने आवाज दी। कॉफी हाउस से निकलकर मैं सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। काजल फैल रहा था, बाल बेतरतीबी से उड़ रहे थे। आते जाते लोग घूर रहे होंगे। मैं अकेली बढ़ती जा रही थी, लेकिन बहुत दिनों बाद मैं फिर से मुकम्मल महसूस कर रही थी। अधूरापन शायद चाबी के गुच्छे के साथ उसी टेबल पर छोड़ आई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।